हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हम बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जीके क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से, कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से, या फिर अमीर और कुलीन दोनों से? तो फ्रेंड्स, फ्रांस के राजतंत्र के उन्मूलन के समय जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो कम समृद्ध हिस्से से संबंध रखते थे। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनमें जो इंक्लूड हुए थे लोग वो थे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर, इस तरह के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र में लोग शामिल थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड बेवेल? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ क्या है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या फिर कौशाम्बी का? तो फ्रेंड्स, अशोक द्वारा स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने जो अग्रिम भूमिका निभाई थी वो थी खड़ी बोली के विकास में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर की मदद से ये प्रारंभ किया था स्थायी बंदोबस्त की प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कल्हण की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हर एवं मेरुतुंग ने, विल्हर एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने या फिर जोनराज एवं श्रीतर ने? तो फ्रेंड्स, कल्हण की जो राज तरंगिणी थी उसको बढ़ाया जोनन एंड श्रीतर ने, जोनराज एवं श्रीतर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृत सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें सुमेलित बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। नागल बांध सतलज, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, नागार्जुन सागर गोदावरी या फिर हीराकुंड बांध महानदी? तो फ्रेंड्स, इसमें से हमें यहाँ बताना है कि कौन से किस्सा मैच नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि हमारा नागार्जुन सागर और गोदावरी। ये इसका राइट आंसर नहीं है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो उसका बांध आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये गोदावरी नदी दे रखी है, जो कि गलत आंसर है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो सूर्य के चारों परिक्रमा लेने में कौन सा अधिक समय लेता है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लेता है और सबसे ज्यादा कम समय जो लेता है वो है बुध, जो कि 88 दिन में परिक्रमा करता है। शुक्र करता है 224.7 दिन में, जबकि वरुण जो है वो 164.8 वर्ष लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शंस की बात करें
तो यहाँ पे बृहस्पति सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, जो कि इसका टाइम है 11.9 वर्ष। हम नेक्स्ट आते हैं, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए, या फिर पेट्रोलियम के लिए? तो फ्रेंड्स, बाकू जो फेमस है यहाँ पर, ये फेमस है हमारे पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, समर गेहूं, या फिर मैक्सिकन गेहूं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप की बात करें तो वो था मैक्सिकन गेहूं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा, या फिर स्वीडिश अकादमी द्वारा? तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं हमारे स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो ये दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना, या फिर ब्राजील? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि डायनासोर्स के कब्रिस्तान की, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मोन्टाना को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, या फिर मोहन राकेश? तो फ्रेंड्स, अंधा युग के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, या फिर इस्लाम से प्रेरित? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, या फिर भाग फिफ्थ? तो फ्रेंड्स, अगर हम संसद के यहाँ पर गठन के वर्णन की बात करें तो ये दिया गया है भाग फिफ्थ में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारे 6 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये होता है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डी और वाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डी वाई हमारा किस तरह से निकल कर आया। देखिए, डी से हम अगर जे पर जाएंगे, डी, जे, पी, वी और जी, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डी, जे, पी, वी। ठीक है। अब देखिए, डी से जे पर गए +6, जे से पी पर गए +6, पी से वी पर गए +6। अब वी से +6 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? हमारा निकल कर आएगा बी। तो देखिए, यहाँ पर हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में दे रखा है वाई, तो y से x पर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -6। s से m पर जाएंगे -6, m से g पर जाएंगे -6। अब g से हमें -6 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा a। तो देखिए, ये हमने a लिख दिया, तो हमारा आना चाहिए b a। तो देखिए, b a हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी राइट है। अब ये 7 to 9 किस तरह से आ रहा है ये भी देख लीजिए। 9 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई किया 3 का तो कितना आ गया? 27। तो देखिए 27 है। अगेन 27 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो निकल कर आएगा 81। तो देखिए, ये 81 आ गया। अब 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो निकल कर आएगा 243। तो देखिए, ये 243 है। और फिर इस 243 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आपका निकल कर आएगा 729।
9। तो ये आपका 7 to 9 निकल कर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें? तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये पूरे जो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं आप इनको जो फिलिंदा ब्लैंक है उसके साथ उसको काउंट कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल ये 18 है। और यहाँ पर ये कितने दे रखे हैं 6। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो देखिए ये इसको यहाँ पे डिवाइड किया, इसको यहाँ पे डिवाइड किया, इसको यहाँ पर एंड इसको यहाँ एंड इसको यहाँ, ठीक है। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकल कर आएगा, सी से पहले क्या दे रखा है, सी से पहले अगर हम यहाँ पर ए लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर हम डी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी डी एंड बी, ए सी डी एंड बी। अब यहाँ पर बी है तो बी के बाद क्या लिखेंगे, अगेन हम ए, फिर लिखेंगे अब हम यहाँ पर बी, बी के बाद लिखेंगे सी और सी के बाद आ जाएगा हमारा डी। तो देखिए हमारा ये निकल कर आएगा ए सी डी, ए सी ए, ठीक है, ए सी हो गया, फिर हो गया हमारा ए, फिर आ जाएगा हमारा बी, फिर आ जाएगा सी एंड फिर आ जाएगा डी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनकर आएगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा ऑप्शन सी में है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुक्रम में गलत हमें संख्या पहचाननी है। 9 19 40 83 170 और 340 में हमें देखना है। तो देखिए 9 से यहाँ पे 19 किस तरह से निकल कर आया। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 2 को, तो कितना हो गया 18, 18 में 1 ऐड किया कितना हो गया 19। अब उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम ये जो 19 है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें कितना ऐड करेंगे 2, तो कितना निकल कर आएगा 40। इस 40 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3, तो हमारा हो जाएगा 83। और फिर इस 83 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और ऐड करेंगे 4, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 170। उसी तरह से आप 170 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 5, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 345, जबकि यहाँ दिया हुआ है 340, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा 340 वाला ऑप्शन वो है यहाँ पर हमारा रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 21 28 33 35 37 36। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21 में अगर हम ऐड करते हैं कितना 7, तो कितना आएगा 28, और इस 28 में अगर हम ऐड करते हैं 5 तो कितना आएगा 33, इस 33 में ऐड करते हैं 3 तो कितना आएगा 36, और इस 36 में हम ऐड करते हैं 1 तो हमारा कितना आएगा 37, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 33 आना चाहिए था, 33 में ऐड करके 36, जबकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 35, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 35 वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 7 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया, फिर 3 एंड फिर 1, तो 3 ऐड करने पर 36 आना चाहिए, जबकि ये हमारा 35 है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 35, ये रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट है 5 13 29 61 120 एंड 250 253। तो देखिए 5 में अगर हम प्लस करते हैं 8 को तो कितना हो जाएगा 13, और इस 13 में हम ऐड करते हैं 16 को तो कितना हो जाएगा 29, और इस 29 में अगर हम ऐड करते हैं, इससे हमें देखिए इसका टेबल हमें पढ़ना है, 8 आ गया, 16 आ गया, अब 32 आ गया, यानी कि इनका डबल करना है हमें, ठीक है। अब 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 61, और फिर इस 61 में ऐड करेंगे 64 को,
ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 125, और इस 125 में अगर हम ऐड करते हैं 128 को तो हमारा निकल कर आएगा 253। तो देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुई, यहाँ पर हमारा 125 आया था 61 में 64 ऐड करने पर, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 120। इसलिए यहाँ पे जो रॉन्ग है सीरीज में वो है यहाँ पे 120, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है 0, 7, 28, 63, 124 एंड 215। तो देखिए 0 से 7 कैसे आया है, 0 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 7 आ गया, और इस 7 में अगर हम ऐड करेंगे 21 को तो 28 आ गया, और इस 28 में अगर हम ऐड करते हैं 35 को तो हमारा कितना निकल कर आएगा 63, और इस 63 में अगर हम ऐड करते हैं 61 को तो हमारा निकल कर आएगा 124, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है अब 124 आ गया, तो 215 जो है वो हमारा यहाँ पर सीरीज में नहीं आ रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमें 7 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का फिर 5 का। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है, तभी हमारा पूरा सही निकल कर आएगा। ठीक है। तो ये था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। इस तरह से हमारा 124 निकल कर आना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 125 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2, 4, 3 एंड 5। अब ये किस तरह से निकल कर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर 2, 4 एंड 3, 5 दे रखा है। टू में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 6, या फिर आप ऐसा करिए 2 में मल्टीप्लाई करिए 3 का, 3 में मल्टीप्लाई 4 एंड 4, मतलब आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा 120। सब अब इस 120 को अगेन 120 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना निकल कर आएगा 14,400। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना है, इसलिए निकल कर आ जाएगा आपका 14,400। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में पियर को GFDN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में REAP को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर REAP, तो ये वाले जो वर्ड हैं वो यही गिवन है। REAP जो यहाँ पे दे रखा है वही देखिए यहाँ पर है। तो आप ये देख लीजिए R में यहाँ पर यूज किया गया है, R यहाँ है, तो R में यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है N, तो आपने N लिख दिया। E से यहाँ पर F डिनोट किया गया है, आपने F लिख दिया। A से यहाँ डिनोट किया गया है D, आपने D लिख दिया। P से जी है, तो देखिए NFDG होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो आपका बी राइट आंसर है, NFDG। ठीक है। नेक्स्ट है 54 प्लस 43 2 होता है, 61 प्लस 15 10 होता है, तो 62 प्लस 72 किस तरह से होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए 54 प्लस 43 2 किस तरह से होता है। 54 5 में से ऐसा करिए 4 माइनस कीजिए 1 आया, इस 4 में से 3 माइनस कीजिए 1 आया, 1 एंड 1 कितना हो गया 2। 6 में से 0 माइनस कीजिए कितना आया 6, इस 5 में से 1 माइनस कीजिए कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 10। अब देखिए उसी तरह से ये 6 है, 6 में से 2 माइनस कीजिए 4 हो गया, ये 7 है, 7 में से 2 माइनस कीजिए 5 हो गया, तो ये 9 आना चाहिए। देखिए 9 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि L दर्शाता है यहाँ पर मल्टीपल को, M दर्शाता है डिवाइड को, P दर्शाता है एडिशन को, और Q दर्शाता है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को, तो यहाँ पर आपको इसका डिफाइन करना है। तो देखिए एक बार लिख लीजिए 19P, P मतलब प्लस, उसके बाद 24, M का मतलब यहाँ पे डिवाइड से है, फिर आ गया 8, 8 के बाद Q है, Q का मतलब यहाँ पर है माइनस से, आ गया 6, उसके बाद अगेन M है यानी कि डिवाइड, अब मैं नीचे लिख देती हूँ डिवाइड, M के बाद 2, उसके बाद यहाँ पे L है, L मतलब मल्टीप्लाई, फिर आ गया 3। इस तरह से हैं ये सारी चीजें। तो देखिए 6 यहाँ पर हमारा 19 है, 24, 8, 6,
फिर आ गया 2 और फिर आ गया 3। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, हमारा कितना निकल कर आएगा 3। 19 प्लस 3, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितना निकल कर आया 3। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 9। 9 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा बचेगा 6। और 6 अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आना चाहिए 13 आंसर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 13 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर 13 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो एक चीज हो सकती है, या तो आप इसको चेंज कर दीजिए, लेकिन चेंज हम नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 13। ठीक है, राइट आंसर होगा 13। नेक्स्ट आते हैं, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखें यहाँ पे हमें स्पेलिंग दे रखी है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में से यहाँ पर हम कौन सा अक्षर नहीं बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पीरियड बना सकते हैं, प्रॉपर और रैपर्ड, जबकि यहाँ पे अप्रूव नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे वी गिवन है और वी हमारा एप्रोप्रिएट में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्लैटर को इस कोड में लिखा गया है तो मदर को इस कोड में, तो मेमोथ को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे एम है, एम को यहाँ पे किस कोड से लिखा गया है 4। एक को क्या डिफाइन किया गया है 3 से, अगेन 4 4। ठीक है, तो देख लीजिए ओ से क्या बताया गया है, यहाँ पर ओ है 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच यहाँ पे बता रहा है 1। तो आपका आना चाहिए 4 3 4 4 6 8 1। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 16 माइनस 2 यानी कि 2, 9 माइनस 3 यानी कि 0, 18 1 माइनस 1 यानी कि 8, 64 अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हमारा 16 माइनस 2। 16 माइनस 2 ये किस तरह से निकल कर आया, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होते हैं हमारे 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आता है 16। यानी कि आप समझ गए होंगे इसका स्क्वायर, इसका हमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, फिर उसको भी आपको हाफ करना है। ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, अब 3 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 0, इसलिए देखिए 0 निकल कर आ गया। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है आपको 81। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 में 1 माइनस किया तो ये कितना हो गया आपका 8। ये 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है 64 स्क्वायर होता है हमारा 8 का। 8 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा 4, इसलिए देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ। ये देखिए किसका स्क्वायर है 4 का, 4 में ये वाला 2 माइनस आपको करना है। ठीक है, एक बार ये 4 का स्क्वायर है, इसमें 2 माइनस करना है तो 2 आ गया। ये 9 है, 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 माइनस करना है 0 आ गया। ये 9 का स्क्वायर है, 9 में 1 माइनस करना है 8 आ गया। ये 8 का स्क्वायर है, 8 में 4 माइनस करना है तो 4 आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में आप विकल्पों में से सही लुप्त संख्या बतानी है। तो देखें यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी है, ये यहाँ पे लुप्त संख्या ये है। अब देखना है यहाँ पे ये कैसे निकल कर आया। तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आप देखिए 3 एंड 5, यहाँ पर 3 5 दे रखा है, 3 5 ये कैसे निकल कर आया। ठीक है, 3 5 यानी कि 15। ठीक है, तो देखिए ये 15 आ गया, यानी कि इन आपस में इनका स्क्वायर नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट का आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 में मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 8 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24 आ गया, 7 से 2 का मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। तो अब यहाँ पे 3 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
15। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, 8 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, 9 से 1 का मल्टीप्लाई 9, 9 से 2 का मल्टीप्लाई 18, 7 से 4 का मल्टीप्लाई 28। यानी कि आपको एक जो आपको ये जगह दे रखी है यहाँ पे एक, उसका मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर होगा वो आपके नेक्स्ट सर्किल में आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इस तरह से आपको करना है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं, 10, 12, 4, 10 एंड 18। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10, 12, 4 एंड 10 इन को लेना है, नीचे की रो को हमें छोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 36, और इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 18। उसी तरह से ये ले लीजिए 11, 12, 12 एंड 5, इनको काउंट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 40, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 20। उसी तरह से 15, 8, 10 एंड 13 इन को ऐड करेंगे हम तो ये निकल कर आएगा हमारा 46, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 23। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी 23 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें दिशा के क्वेश्चन दे रखा है। वायुसेना के 4 विमान है ABCD एक प्रदर्शन के लिए उड़ान भर रहे हैं, पूर्व की ओर चले। अब ये सारे जो हैं पूर्व की ओर उड़ान भर रहे हैं, तो हमने इनको पूर्व की ओर उड़ान भरी। इन्होंने 50 मीटर उड़ने के बाद विमान ए, यानी कि ये 50 मीटर उड़े हैं, चारों ने यहाँ से उड़ान भरी है। 50 मीटर के बाद ए तथा दाईं ओर उड़े। ए जो है वो कहाँ उड़ा, ए दाईं ओर उड़ा, ए और डी। तो ए और डी को दाईं ओर इधर कर दिया, ये हमारा ए और डी आ गया। उसके बाद विमान बी और सी बाईं ओर उड़े, विमान बी और सी बाईं ओर उड़े। 50 के बाद विमान, अब यानी कि ये दोनों ने कितनी कितनी दूरी ली है, 50 इसकी दूरी थी और 50 ही इनकी दूरी थी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं विमान बी और सी अपने बाईं ओर उड़े, बी और डी अपने बाईं ओर उड़े, यानी कि दोनों ने अपनी बाईं ओर ली। इनकी बाईं ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, और इनकी बाईं ओर हो जाएगी ये। अब बाईं ओर दोनों ने उड़ान भरी, ए और डी अपने बाईं ओर उड़े। विमान ABCD क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, बी और सी की दिशा ये कौन सी है, ये है पश्चिम दिशा, और ए और डी की दिशा कौन सी है, ये है पूर्व की दिशा। तो यहाँ पर आएगा पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व। तो देखिए ABCD है, ए की क्या हो गई, ए की हो गई यहाँ पर पूर्व दिशा। फिर तो देखिए पहले पूर्व आना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। फिर बी की कौन सी दिशा हो गई, बी की हो गई यहाँ पे पश्चिम दिशा। उसके बाद सी की कौन सी दिशा है, सी की भी पश्चिम दिशा है, और फिर डी की भी पूर्व दिशा है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश ए से प्रारंभ करता है। अब सतीश जो है, ए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, सतीश ने ए से प्रारंभ करी और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये पूर्व की ओर चला 2 किलोमीटर, बी तक पहुंचता है, यानी कि ये पॉइंट बी है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर घूमता है, अब उसे वो दक्षिण की ओर घूमा, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, और 1 किलोमीटर चला, यानी कि ये कौन सा है 1 किलोमीटर, और सी पर पहुंचा। इस बिंदु का नाम रख दिया सी, ये बिंदु था ए। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है, अब सी के बाद वह पूर्व की ओर घूमा और कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। इसको हमने 2 किलोमीटर रख दिया और इसका नाम रख दिया डी, ये हो गया। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर घूमता है, अब वो उत्तर की ओर घूमा और ई तक 4 किलोमीटर चला, यानी कि अब ई तक गया वो, और ये कितना था 4 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये उसकी दूरी हो गई, तो यहाँ पर कैसे दूरी निकालेंगे, आपको ए और ई की दूरी आपको फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट के अंदर AF का स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ये आएगी इसकी दूरी। तो देखिए AF हमारा कितना है यहाँ पर, AF अगर हम कैलकुलेट करें
तो ये हमारा कितना था 4। उसके बाद हम ई और एफ की बात करें तो ये हमारे पास दे रखी है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये है हमारा अंडर रूट में। तो ये कितना निकल कर आएगा, 4 का कितना होता है स्क्वायर 16, और 3 का कितना होता है 9, और ये अंडर रूट में है हमारा। तो ये कितना हो गया 25 अंडर रूट में, और 25 अंडर रूट अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 किलोमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये भी आपको। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कथन दे रखे हैं, 2 कथन, उनके आगे 2 निष्कर्ष हैं, ए और फर्स्ट और सेकंड। अब हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों पे विभिन्न प्रतीत होते हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई हो तो निश्चित रूप से निकलता है। तो हमें यहाँ पे कथन निष्कर्ष निकालने हैं और फिर देखना है कौन सा सत्य है और असत्य है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। उसके बाद देखें यहाँ पर पूजा के लिए हिंदू और ईसाई के लिए एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं, सभी चर्च मंदिर हैं। तो यहाँ देखिए मंदिर और चर्च पूजा स्थल है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू और ईसाई एक ही जगह पूजा करेंगे। चर्च मंदिर से अलग है, अतः हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही निकल रहा है ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है इस पूजा स्थान की, और यहाँ पर इन्होंने नीचे बोल दिया कि एक ही स्थान है, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। अब इसका निष्कर्ष है निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर उद्दीपन और क्रिया द्वारा बढ़ता है ये बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ये निष्क्रिय मानव ये विकास नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई नहीं गई हैं। उसी तरह से ये बात की जा रही है नीचे की प्रतिक्रिया नहीं करते, ये भी कोई बात नहीं की जा रही, प्रतिक्रिया तो करेंगे। तो देखिए मानव जीवन में वृद्धि विकास निरंतर चलने वाली क्रिया, अगर वो शरीर जो क्षण है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ना ही हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक स्पेलिंग दे रखी है, इसके पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखिए। अब पहले जो 4 अक्षर हैं वो हमें उल्टे क्रम में लिखने हैं। तो देखिए पहले 4 अक्षर क्या हो गए, पी से पहले वाले, तो पी पी आई एच, और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखने हैं। अगले जो 5 अक्षर हैं वो हमें बिना क्रम के लिखने हैं। तो देखिए पी पी आई एच हो गया, उसके बाद लिखना है हमें एन ओ डब्ल्यू ए डी। अंततः शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखिए। अब ये लिखना है एम ए एम एस ए आई, ठीक है। अब इसमें हमें मध्यवर्ती बताना है, तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 13 है। तो हम यहाँ से 6 निकाल देते हैं, तो बीच का जो वर्ड निकल कर आएगा हमारा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डब्लू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी डब्लू। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम कितनी बार ऐसा है कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में आ रहा है, यानी कि जो क्यू अक्षर है वो पी और आर के बीच में, हमें पी क्यू आर देखना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार निकल रहा है, एक ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ निकल कर आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वह 2 तथा 7 को छोड़ता जाता है, उसे गिनती में कितने आंकड़े लिखने होंगे। तो अगर आप इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 50 से लेके आपको 99 तक के सारे अक्षर लिखने हैं, लेकिन 2 वाले अक्षर को आपको छोड़ना है जिसमें 2 और 7 आए। तो ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 32। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए आकृति दे रखी है, आपसी संबंध हमें प्रतिनिधित्व करना है वकीलों, शिक्षकों तथा शिक्षितों का। अब देखिए सभी वकील शिक्षक होते, सभी वकील तथा शिक्षक जो है वो शिक्षित तो होंगे ही, तथा कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है और ये भी गलत है। इसका जो राइट कॉम्बिनेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग यही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे एक के अंदर एक हैं, ऐसा हम यहाँ पे कोई भी चीज नहीं कही गई है कि ये तीनों पर्सन एक ही हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षितों जो होते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, तो ये हमें शिक्षितों तो बाहर रखना होगा और वकील और शिक्षक को अंदर रखना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह का कोई भी हमें यहाँ पे आकृति नहीं दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि जो शिक्षक हैं वो कुछ वकील भी हो सकते हैं, या वकील जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं अपनी कोचिंग भी देते हों। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, इसलिए हम इन दोनों को मिला देंगे, तो ऑप्शन सी राइट है। शिवा वावनी के रचनाकार हैं पद्याकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें शिवा वावनी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपनी 20 डे सीरीज और भी इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट कराए, उसमें ये सब में कराई हुई है। शिवा वावनी हर बार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवा वावनी है भूषण के द्वारा लिखी हुई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पर्यायवाची शब्द भी अपने कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जलधर, नभराज, अब्ध और धराधार, धराधार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, धराधार पर्यायवाची नहीं है बादल का। नेक्स्ट आते हैं जहां बिना कारण के कार्य ना होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभावना। क्योंकि जहां पर बिना कार्य के कार्य यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पर कारण होता है तब कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो विभावना होता है, विभावना। ठीक है। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। तो मोर नाच रहा है, यहाँ पर मोर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मोर एक जाति को बता रहा है। ठीक है। ये नहीं पता कौन सा मोर, लेकिन मोर जो है एक जाति है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मोर आते हैं, कोई भी मोर हो सकता है। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या फिर बघेली। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। ठीक है। नेक्स्ट है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो पहरा दे रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रहरी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। ठीक है। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थाई भाव क्या है। मैं आपको सबके स्थाई भाव करा चुकी हूँ, आप 20 डे सीरीज देख लीजिएगा। विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा या फिर शोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विभत्स का जो स्थाई भाव है वो है जुगुप्सा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सा परिवार में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स आप यहीं अलग से लगा लीजिए, लास्ट का जो वर्ड है उसका अलग मीनिंग होना चाहिए। तो आगे सा लग रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सा यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहारी भाषा की बोली नहीं है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या फिर मगही। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी, बिहारी भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण या फिर विलोक्षण। तो सही वर्तनी है विलक्षण, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है, जैसे कि पाठ पढ़कर कल आइए, ठीक है, ये गलत है। कल आइए पाठ पढ़कर, ये भी गलत है।
पाठ पढ़कर आइए कल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, कल पाठ पढ़कर आइए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द बताना है। अगेन 20 डे सीरीज में मैं ये पूरी वीडियो वर्णमाला से रिलेटेड सारी चीजें आपको करा चुकी हूँ। योगरूढ़ और ये संयुक्त वर्ण, ये स्वर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ये सारा मैं आपको डीपली करा चुकी हूँ। तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पंकज, दयानिधि, पानी या फिर शिलिकाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा योगरूढ़ शब्द है। क्योंकि योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जिनका बस नाम रख दिया जाता है, वो उसी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। मतलब कोई सेंस नहीं होता कि इसका नाम, जैसे पानी है, पानी का नाम पानी क्यों रखा गया ये हमें नहीं पता, बस इसका नाम रख दिया गया है और हम उसी से जानते हैं पानी। ठीक है। तो कुछ चीजों के बस नाम रख दिए जाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि क्या सेंस था, किस वजह से इनके ये नाम रखे गए। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 12, 14, 16 या 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 होते हैं। और फ्रेंड दोहा की बात की जाए तो दोहा में जो मात्रा होती हैं वो होती है हमारी 24। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और बिहारी के क्या प्रसिद्ध है, बिहारी के दोहा प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजभाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, या फिर बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका किसकी कृति है, सूर, तुलसीदास, जायसी या फिर मछन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी हुई कृति है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है, आन। अब देखिए प्रत्यय है तो आप बाद में देखिए चुलबुला। ठीक है। चुलबुला एक अलग मीनिंग हो गया, बाद में क्या बचा, पन। तो आप इजिली बता सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी, चुलबुलापन बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, अन। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शांति दूत में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व। तो शांति दूत में बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, आजन में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है डी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं, मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्टेट बैंक के सहायक बैंक कौन है। तो फ्रेंड्स आपको पता होंगे स्टेट बैंक के बहुत सारे सहायक बैंक थे, और अगर एट प्रेजेंट बात करें तो वो बहुत सारे बैंक जो हैं स्टेट बैंक के वो आपस में मर्ज भी हो गए हैं। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सारे ही स्टेट बैंक के सहायक बैंक हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, M4 में शामिल किया जाता है। अब M4 में क्या शामिल किया जाता है ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर M1, M2, M3 की भी बात करेंगे। अगर आप उनको नोट करना चाहते हैं तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए M4 में यहाँ पर बात की गई है M3 प्लस बैंकों की मांग जमाएं, M3 प्लस बैंकों की समय जमाएं, M3 प्लस डाकघर की बचत जमा, या फिर M3 प्लस डाकघर की समय जमा, या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़ के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे M4 की बात की जा रही है, तो M4 के अंदर M3 में जो भी चीज सारे इंक्लूड है वो इसमें आएंगी, यानी कि आपको M3 भी पता होना चाहिए। प्लस डाकघर की सारी समय जमा इसके अंदर आती हैं, लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर। ठीक है। एक्सेप्ट नेशनल सेविंग जो पेपर होते हैं उनको छोड़कर यहाँ पर बाकी सारी जो डाकघर की समय जमा है वो इसमें आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। अब बात करते हैं M0, जिसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, M1 जिसको नैरो मनी बोलते हैं, फिर आता है M2 एंड फिर आता है M3। तो आप वन बाय वन इसको नोट कर लीजिए।
फर्स्ट आते हैं M0 जिसको रिजर्व मनी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स डिपॉजिट, ठीक है, विद द आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि जो उस टाइम करेंसी सर्कुलेशन में होगी वो, उसके साथ साथ जो भी बैंक डिपॉजिट होगी आरबीआई के साथ में वो, एंड थर्ड आएगा अदर डिपॉजिट, जो कि अदर डिपॉजिट है आरबीआई के साथ में। ये तीन चीज एमओ यानी कि रिजर्व मनी के अंदर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम किसकी, 1 की। तो देखिए M1 जिसको नैरो मनी भी बोलते हैं, इसमें आती है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ठीक है। क्या है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ठीक है। अब आता है M2। M2 में क्या क्या शामिल है, M2 में आता है M1 प्लस, यानी कि M1 की सारी चीजें प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, कौन से, सेविंग्स बैंक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग बैंक्स। ये M किसका, 2 का पार्ट है। अब आते हैं हम M3। M3 को क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी, नोट कर लीजिए, M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। इसके अंदर आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, सिर्फ इतना जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये हो गई M3। अब आता है M4। तो M4 में आता है हमारा M3 यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स, जो नीचे लिखा है ना डाकघर की समझ, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये लिखा है ना राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, तो एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नोट निर्गमन व्यवस्था आधारित है, स्वर्ण जमा योजना, सामान्य जमा योजना, आनुपातिक रिजर्व प्रणाली या फिर न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। तो फ्रेंड नोट निर्गमन यानी कि हम यहाँ पे बात करें मनी इशू की, तो वो किस पे आधारित होती है, वो आधारित होती है हमारी न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट है। अब आप ये जान लीजिए इसका क्या सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें 200 करोड़ की एक तरह से अगर हम कहें तो इसमें सेविंग वो रिजर्व रखा जाता है 200 करोड़ का, ठीक है। अभी 200 किस तरह से डिवाइड होते हैं, 115 यानी 115 करोड़ के गोल्ड कॉइन होते हैं, या फिर गोल्ड हम बुलियन भी बोल सकते हैं, क्या, बुलियन, गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बुलियन, या फिर गोल्ड बुलियन होता है 115 करोड़ का, और जो रेस्ट होती है वो होती है हमारी फॉरेन करेंसी। रेस्ट हमारा कितना बचे, 85 करोड़, उसकी होगी हमारी फॉरेन करेंसी रखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का ये मेथड होता है। 200 करोड़ रखे जाते हैं रिजर्व के रूप में, जिसमें 115 गोल्ड कॉइन हो सकते हैं या गोल्ड बुलियन हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग 85 करोड़ होते हैं उसकी फॉरेन करेंसी रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी विनिमय बैंकों से आशय उनसे है। अब विदेशी विनिमय से क्या आशय है, जो बैंक साधारण बैंकिंग कार्य करते हों, जो विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करते हों, जो विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हों, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो फर्स्ट ऑप्शन को लेके, तो आप पहले सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन देखिए। इसमें लिखा है जो विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो जब दो करेक्ट है, और फ्रेंड्स देखिए ये विनिमय बैंक की बात की जा रही है, तो साधारण बैंकिंग कार्य ये करेंगे ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1957 या फिर 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1938 या फिर 1 अप्रैल 1935। तो यहाँ पे स्थापना की बात की गई है, तो ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साख पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, यह केवल इस बात को निश्चित करती है कि वह पूंजी किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे ये किसके द्वारा दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है? तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1948, 2 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1938 या फिर 6 जुलाई 1935 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, तो फ्रेंड्स भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1948 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसको मिडिल टर्म या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा जो एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो ये हमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये दो तरह के लोन हमें प्रोवाइड करती है। किसको? इंडस्ट्री को। आप नाम से भी देख सकते हैं, औद्योगिक की बात की जा रही है तो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार का विदेशी ऋण लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करनी है, क्योंकि एट प्रेजेंट बात करेंगे तो अब ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, $100 बिलियन, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक के लिए वर्जित है? अब यहाँ हमें बताना है रिजर्व बैंक के लिए कौन सा कार्य इसमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है सरकारी बैंकर का कार्य करना, रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करना, विदेशी केंद्रीय बैंकों में खाता खोलना या फिर नोट निर्गमन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिजर्व बैंक सरकारी बैंकर का कार्य करता है, विदेशी केंद्रीय बैंकों में खाता भी खोलता है, नोट निर्गमन भी करता है, लेकिन जो काम ये नहीं करता है वह है रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करना, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके कुछ और कार्य भी हैं, मैं आपको वन बाय वन जल्दी से बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, नोट निर्गमित करना, सरकार का बैंकर के रूप में काम करना, बैंकों का बैंकर, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख नियंत्रण करना, साख बनाना नहीं। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि साख किस तरह से बनता है, तो यहाँ पे बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, साख निर्माण करने का नहीं है, साख को नियंत्रण करने का कार्य होता है इसका। समाशोधन गृह का कार्य करना, कृषि साख की व्यवस्था करना, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना, बिल बाजार का विकास करना, प्रशिक्षण व्यवस्था करना और आंकड़ों का संकलन व प्रकाशन करना, ये सारे काम एक केंद्रीय बैंक या फिर हम बोल सकते हैं रिजर्व बैंक के होते हैं, ठीक है? आपने सारे नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो बैक करके उसको फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, औद्योगिक विकास बैंक के उद्देश्य की बात की गई है, वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक वित्त के लिए सहायता देना, बैंकों को पुनर्वित्त करना, गारंटी की सुविधा देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं हम नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, विकास बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, 1 जुलाई 1964 को हुई थी इसकी, ठीक है? अब यहाँ पर बात की जा रही है इसके उद्देश्य की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, औद्योगिक वित्त के लिए सहायता करते हैं, पुनर्वित्त भी देते हैं और गारंटी सुविधा भी देते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि अनशॉर्न बॉन्ड्स को क्रय करना, बिलों को बट्टे पर भुनाना, गारंटी की सुविधा देना, औद्योगिक वित्त के लिए सहायता देना, बैंकों को पुनर्वित्त करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, उनको आप अलग से नोट कर लीजिए। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन वो कब हुई? आपको पता है, अभी मैंने बताया था 1 अप्रैल 1935 में, तो ये स्टैब्लिश हुई थी 35 में,
तो उसके बाद ही नेशनलाइज हुई होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये कट जाता है, ऑप्शन ये कट जाता है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1935 में तो इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, अब बचते हैं 59 और 49। तो फ्रेंड्स, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उसके कुछ सालों बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो आप इससे याद रख सकते हैं 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, 2 साल बाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां अपने लाभ का कौन सा भाग कोष में सुरक्षित रखते हैं? 1/2, 1/4, 3/4 या 5/2? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1/4 भाग रखते हैं। नेक्स्ट है, बैंकों की साख निर्माण शक्ति किस पर आधारित होती है? नगद जमा, साख जमा, अधिविकट सुविधाएं या ये सभी? तो ये साख जमा पर इसकी शक्ति निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए की भारतीय मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राज्यपाल, वित्त सचिव, राष्ट्रपति या फिर महात्मा गांधी? तो फ्रेंड्स, 1 रुपए पे मैंने आपको बताया था वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और बाकी के 1 रुपए के बाद यानी कि रिमेनिंग जो नोट होते हैं, करेंसी होती है, उस पर होते हैं आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपके पास जो भी नोट होगा 10 का, 20 का या 50 का, उसमें आपने देखा होगा, नहीं तो आप चेक कीजिएगा, जब वो इश्यू हुआ होगा उस टाइम जो भी उसके गवर्नर रहे होंगे उनके उस पर साइन होंगे। ठीक है, अगर आपके पास करंट नोट है तो करंट नोट पे अभी हमारे जो करंट गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर होंगे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में मौद्रिक स्थिरता करना किस बैंक का कार्य होता है? केंद्रीय बैंक का, रिजर्व बैंक का, सहकारी बैंक का या विदेशी विनिमय बैंक का? तो यहाँ पे बात की जा रही है मौद्रिक स्थिरता करना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।